हेड ऑफ सेल्स उस्मान जहांगीर साहब पार्क सिटी से। अच्छा, जो एक चर्चा है आपके फाउंटेन व्यू रेजिडेंसीज़ का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि फाइल कैंसिलेशन है वो क्यों हो रही है, और जो लेट पेमेंट सरचार्ज है उसकी क्या रीज़न है कि वो डे बाई डे बढ़ते ही जा रहा है, लोग उससे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं इस टाइम पे। दूसरी बात ये कि क्लाइंट जो है ना वो एक चीज़ देख रहा होता है, बैक एंड में हमने डेवलपमेंट भी देखनी है, बैक एंड में हमने लैंड बाइंग भी देखनी है। कोई भी बिल्डर है आ जाए मेरे साथ बैठ जाए और देख ले, कंपैरिजन कर लें उसका ब्लू एरिया के साथ कर लें और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ कर लें उसकी, तो मैं समझता हूँ अभी भी ये सस्ता है, अभी भी ये सस्ता है। इस बात में मुझे डिस्कस। अब सीडीए जोन में आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी सोसाइटी जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर जावेद, सेल्स डायरेक्टर पल मार्केटिंग, और इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ सेल्स उस्मान जहांगीर साहब पार्क सिटी से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम उमर, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। उस्मान भाई, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोगों ने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए, जो कि एंड यूज़र्स के हवाले से भी हैं और कुछ हमारी कंपनी के हवाले से भी हैं, वो हमने आज सारे जानने हैं। बट सबसे पहले जो है मैं आपसे स्टार्ट लूँगा कि मैं आपकी जर्नी जानना चाह रहा हूँ कि कैसे आप इस रियल इस्टेट की फील्ड में आए। उमर, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए। जर्नी यार मेरी जो है वो बड़ी अच्छी रही है। थ्रू आउट माई कैरियर मैं बड़ा अच्छा परफॉर्मर रहा हूँ। मैंने स्टार्टअप जो था बेसिकली 2015 में स्टार मार्केटिंग से लिया, और स्टार मार्केटिंग में ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन 5 साल मैंने जॉब किया, और मैं वहाँ से जो मैंने रिज़ाइन किया था एज एन असिस्टेंट मैनेजर किया था। उसके बाद जुलाई 2020 में मैंने ज्वाइन किया पार्क सिटी, और पार्क सिटी आपको पता है एक बड़ा नॉन ब्रांड है मार्केट में, बिल्कुल, डेवलपर्स की फील्ड में। तो मेरा एक्सपीरियंस पहले क्योंकि एक तो मार्केटिंग कंपनी से था, और कंपनी के बाद जो मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस जो मिला डेवलपर के साथ काम करने का पार्क सिटी का, तो उससे मैं बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने ही हैं। उस्मान भाई, रियल इस्टेट की इंडस्ट्री को ही क्यों सिलेक्ट किया? इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट बिजनेसेस थे, डिफरेंट आजकल आपको पता है कि और भी डिफरेंट बिजनेसेस आ चुके हुए हैं, तो वाई रियल इस्टेट? देखिए, रियल इस्टेट में आने की जो वजह थी वो यही थी कि ऑब्वियसली आपको पता है कि इसमें एक तो आपके एक्सपीरियंसेस बहुत से होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग उसको एक नज़र से देखते हैं कि ये सिर्फ आपकी जो है वो प्लॉट बेचने या ख़रीदने या सेल और परचेज़ की फील्ड है। लेकिन अगर इसकी डेप्थ में जाएँ तो कंस्ट्रक्शन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी चलती है। अगर प्रॉपरली इसके ऊपर कंसंट्रेट किया है तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री जैसे आप अपने मुल्क का जो है बजट जो है वो बियर कर सकते हैं। तो इसमें आने का मेन मकसद यही था इसमें कि एक तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी फील्ड्स और बहुत सारी चीज़ें इससे इंटरलिंक्ड होती हैं, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे जो मेरी चॉइस थी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रही। और अगर हम लोग कंपैरिजन करें आपकी जर्नी का स्टार मार्केटिंग का और पार्क सिटी का, तो आपका दोनों में से बेस्ट एक्सपीरियंस किस में रहा? देखिए, स्टार मार्केटिंग से मैंने सीखा बहुत कुछ है। ऑब्वियसली मेरा एक स्टार्टअप वही था। मैंने स्टार मार्केटिंग में जितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो चीज़ मैंने मुझे ABC जितनी भी सिखाई है, मुझे जितना एक्सपीरियंस मिला है, मुझे मार्केटिंग में मार्केट में अगर कोई किसी ने जानना शुरू किया तो ऑब्वियसली स्टार मार्केटिंग था। स्टार मार्केटिंग की एक अपनी जगह, और स्टार मार्केटिंग में से जो चीज़ें हमने सीखी वो इम्प्लीमेंट की पार्क सिटी में, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने काफ़ी कामयाबी हासिल की उसके लिए। तो दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बाय हार्ट जो है वो स्टार मार्केटिंग, और बाय ब्रेन और बाय एक्सपीरियंस और बाय मार्केट में जो मुझे एक्नॉलेज मेरी चीज़ें हुई हैं वो पार्क सिटी ऑब्वियसली फर्स्ट है। बिल्कुल ऐसा जी, इंडोर्स करना चाहिए जहाँ से आप लोगों ने बिगनिंग की हो। अभी जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, उसका बहुत ज़्यादा रुझान रियल इस्टेट की तरफ आना शुरू हो गया हुआ है, और अब क्लाइंट सरप्राइज़ भी होते हैं। एक टिपिकल डीलर्स हुआ करते थे जो उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान खोल के बैठे होते थे, लोग वहाँ पे जाते थे, और अब जब वही कस्टमर्स न्यू जनरेशन को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो न्यू जनरेशन को आपने क्या मैसेज देना है कि वो इस फील्ड में आएँ, और उनके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए यहाँ पे आने के लिए? देखिए, बात वही है ना कि इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज। आपने इसका जिक्र किया कि पुराने ज़माने में जो पिछले वक्तों में प्रॉपर्टी डीलर्स होते थे, ऑब्वियसली वो एक अच्छा इमेज नहीं था। बिल्कुल। लेकिन देखिए, वो आइडिया जो है वो किसी ने इनोवेट किया उस चीज़ को, और उसी कंसेप्ट को लाते हुए मार्केटिंग कंपनीज लोगों ने खोली रियल एस्टेट से रिलेटेड। क्योंकि रियल एस्टेट मार्केटिंग आपको पता है कि बहुत कम थी। इसका जो स्टार्टअप हुआ वो तकरीबन 2005 से शुरू हुआ है। बिल्कुल। जो प्रॉपर्ली रियल एस्टेट को एज ए मार्केटिंग कंपनी खुली और उन्होंने उसको मार्केट करना शुरू किया, फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है इस चीज़ की समझ आती। देखिए, उसमें भी ये कि जो सर्विसेज आपको मार्केटिंग कंपनीज देती हैं, ऑब्वियसली देखिए चीज़ सेल करना एक
एक चीज़ है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसको थ्रू आउट अपने क्लाइंट को लेकर चलना साथ, ये सर्विसेज सिर्फ मार्केटिंग कंपनीज दे सकती थी, क्योंकि रियल एस्टेट में जो कन्वेंशनल किस्म के जो थे डीलर्स थे वो अपना चंक लेते थे और उसके बाद उनका कोई ताल्लुक नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा इमेज जो है वो उसमें फ्रॉड के केसेस होते थे। अब तो चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हैं और आने की वजह भी है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, आपकी ग्रोथ बहुत है। आपको मैंने बताया ना कि आप उसको एक नज़र से देखते हैं कि रियल एस्टेट सिर्फ एक सेलिंग एंड परचेजिंग है, लेकिन इसकी डेप्थ में जाएँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, इसमें डेवलपमेंट आ जाती है, इसमें और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल देखें लोग अडॉप्ट कर रहे हैं नए नए तरीके। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया होगा किसी ने इस पर्पज़ के लिए कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करें। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं आए हैं ज़रूर, लेकिन उस चीज़ की इन डेप्थ और उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी जो है उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग इस तरह से आए होंगे कि यार इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, कुछ लोग अपने पैशन के तौर पे आए होंगे। अब देखें दोनों में बहुत डिफरेंस है, जो पैसे की नज़र से आता है वो उस चीज़ को श्योर नज़र है, जो पैशन की नज़र से आता है उसको पैसा तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली मिल जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसको अगर पैशन है, अगर वो इन चीज़ में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर है। और कुछ लोग ऐसे भी जो वेले होते हैं तो कहते हैं प्रॉपर्टी का काम सीख लो जाके, इजी मनी समझते हैं, इजी मनी, हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। अच्छा, हम लोग पार्क्यू सिटी की थोड़ी सी ये बात करते हैं। पार्क्यू सिटी के जो कंपिटिटर्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत डिफरेंट जो है ना वो उनका भी एक बड़ा विजन है और डिफरेंट चीज़ें वो टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो पार्क्यू सिटी का क्या गोल है? थोड़ा सा मैं आपका इख्तलाफ करूँगा वीएन के हवाले से। जो वीएन हमारे खान साहब चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब का, जी, मैंने काफ़ी सोसाइटीज़ में काम किया हुआ है। आप सिर्फ हमारे कमर्शियल्स को ही कंपैरिजन कर लें अगर बाकी सोसाइटीज़ के साथ, तो बाकी सोसाइटीज़ के बड़े कन्वेंशनल किस्म के जो हैं वो कमर्शियल्स हैं। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि एक सीधा सीधा एक कमर्शियल हब बना दिया जाता है, बिल्कुल, उसमें केनाल 2 केनाल की कटिंग कर दी जाती है, फिर अकॉर्डिंग टू द बाय लॉज आप उसको सेल करते हैं। हमारे कमर्शियल में डिफरेंस ये है कि जो हमारे एक तो मैं समझता हूँ कि वीएन में खान साहब का वीएन जो है वो यही है कि एक तो हमने इसको बड़ा एसोसिएट करना है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से हम जो है वो आपने देखा है जो हमारा कमर्शियल डाउनटाउन है इसको हम डाउनटाउन इस्लामाबाद कहते हैं, बिल्कुल ऐसे, और इसका टाइटल जो है हम ले चुके हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है। और आपने उसका सबूत देख भी लिया है कि हमने डिलीवर ना सिर्फ वो एक वीएन आपको पेश किया बल्कि उसको हमने डिलीवर भी किया। मैं बात कर रहा था आप कन्वेंशनल किस्म के जो कमर्शियल्स की, आप इस पूरी सोसाइटी को अगर विज़िट करें तो हमारा एक ही हब कमर्शियल हब है। हमने सोसाइटीज़ के अंदर सेक्टर कमर्शियल्स नहीं दिए, बिल्कुल ऐसे, वो इसीलिए कि हम नहीं चाहते थे कि जिस तरह बाकी सोसाइटीज़ ट्रेंड फॉलो कर रही हैं कि वो हर ब्लॉक में 5-5 मरले के छोटे छोटे कमर्शियल्स जो हैं वो लॉन्च कर देती है, क्योंकि ये आपका ना मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी सोसाइटी का। बिल्कुल ऐसे। आपने देखा होगा कि जब सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने एक्सपेंसेस कम कर रही थी, अपने स्टाफ को की डाउन साइजिंग कर रही थी, अपनी चीज़ें कम कर दी, वहीं देखें आपने हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैं समझता हूँ कि जो है वो कमर्शियल डाउनटाउन इस्लामाबाद जो है वो हमने डिलीवर किया, वो आज आपके सामने ऑपरेशनल है। 5000 लोग रोज़ाना वो शो एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इस सारे कंसेप्ट के पीछे जो एक वीएन है वो हमारे चेयरमैन साहब का अब्दुल अलीम खान साहब का, और इस वीएन को एग्जीक्यूट जिसने किया हमारे सीईओ साहब है मियां उमर मनान साहब, बिल्कुल, कि जिनकी मेहनत से जो है ये चीज़ जो है ये पॉसिबल हुई है। देखें इस चीज़ को तो हम भी बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जब भी हम इटसेल्फ पार्क्यू गए हैं तो अलीम खान साहब हमें वहाँ पे नज़र आए हैं हर टाइम काम करते हुए, और अपनी एक्टिविटीज़ को वो ख़ुद जो है ना वो मेक श्योर करते थे कि ये वाली चीज़ तो होनी चाहिए। ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ जो है ना वो पार्क्यू सिटी में हमें देखी है। अच्छा, जो एक चर्चा है आपके फाउंटेन व्यू रेजिडेंसीज़ का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो तो लोग एक दफ़ा देखने के लिए आते हैं तो हर बंदा ख्वाहिश करता है कि यार ये सामने मेरा अपार्टमेंट होना चाहिए था। जी, फाउंटेन व्यू रेजिडेंसीज़ का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सेल्स हमारी बहुत अच्छी रही है। अभी हमने फ़र्स्ट एज ए टेस्टर के तौर पे तकरीबन 10 से 15 कमर्शियल्स हमने शुरू किए थे। बिल्कुल। और आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा जो नीचे हमारी कमर्शियल शॉप्स हैं, रोज़ हमारा किसी ना किसी फूड चेन के साथ MOU साइन हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह हमने बड़ी एक हैपनिंग प्लेस बनाना है इसको इस्लामाबाद की, और आप फ्यूचर में देखेंगे। मैं समझता हूँ कि लोग कंपैरिजन अगर हमारा नियर बाय सोसाइटी से करते हैं तो हमारा कंपैरिजन मैं समझता हूँ कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दूसरा, पार्क्यू सिटी के हवाले से जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि पार्क्यू सिटी जो अपने साथ चलने वाले पार्टनर्स हैं उनको साथ लेके चलता है और ख़ुद भी इट्सेल्फ ब्रांडिंग कर रहा है।
मतलब अभी PSL आया था, उसमें भी उन्होंने खुद ब्रांडिंग की थी और काफ़ी जगहों पे वो ब्रांडिंग करता है। तो आप लोगों की मेन स्ट्रेटजी क्या है एज अ पार्क सिटी के जो अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ग्रोथ के हवाले से आप लोगों ने क्या प्लान्स किए देखिए हैं? उमर, इसमें ना एंगेजमेंट बहुत लाजमी होती है। आप जब तक अपने पार्टनर्स को एंगेज नहीं रखते तो तब तक आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। मार्केटिंग में आप हमारे कोई भी इवेंट उठा के देख लें, हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है कि हम अपने जो ऑथराइज पार्टनर्स हैं उनको प्रायोरिटी दें। जी, हमारा कोई भी ऐसा इवेंट है, कोई भी चीज़ हम करने जा रहे हैं, उनकी मशावरत के बगैर नहीं होता। हमारी आप सोशल मीडिया पेजेस खोल लें, हमारी वेबसाइट खोल लें, उसमें भी हम जो है वो अपने पार्टनर्स को ऑन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा एक राज है कि जितना एक्सेल हमने ऑथराइज पार्टनर्स के थ्रू किया, अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट टीम भी हमारी जो है काफ़ी अच्छी सेलिंग कर रही है। लेकिन ऑथराइज पार्टनर, जिस तरह हम ऑथराइज पार्टनर्स को ऑन करते हैं और ऑथराइज पार्टनर भी हमें ऑन करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात है। और आप रैंडमली जितने भी हमारे ऑथराइज पार्टनर्स हैं उनका इंटरव्यू करके देख लेंगे कि 2020 में जब उन्होंने पार्किंग के साथ काम करना शुरू किया था एज ए ऑथराइज पार्टनर, तब उनकी स्टैंडिंग क्या थी, उनके लाइफ स्टाइल्स क्या थे, उनकी ऑफिस जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा था। बिल्कुल, और आज कंपेरिजन करें, उनकी हर चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई बाय 300-400 हुई है, बिल्कुल ये तो है। जिसको मैं समझता हूँ। और हमारे चेयरमैन साहब को इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि जब कोई हमसे गाड़ी विन करता है। बिल्कुल, हमारे चेयरमैन साहब को बहुत खुशी होती है इस बात पे कि जब कोई हमसे एक्स्ट्रा इंसेंटिव या एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर जाता है। तो ऑब्वियसली एक मेहनत होती है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कोई मुझे किसी को मैं अगर 3 रुपये दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसके बदले में वो 100 रुपया मुझे लागत दे रहा है, बिल्कुल तो ऐसे मैं उसको रिगार्ड करूँगा। और काफ़ी दफ़ा हमारे चेयरमैन साहब ने अपने स्पीचेस में ये कहा है कि जिस बंदे ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, हम उसके कस्टोडियन हैं। तो ये एक ट्रस्ट लेवल ही है पार्टनर्स का कि जो हमारे साथ ही काम करते हैं। तो पर्ल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, पर्ल मार्केटिंग की जर्नी जो है, मैं खुशकिस्मती की बात है कि जब 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, पर्ल मार्केटिंग ने तभी ज्वाइन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाई राइज बिल्डिंग उनकी वहाँ पर हैं। बिल्कुल, और पर्ल मार्केटिंग उसके साथ बिज़नेस, मैं समझता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है एज ए ऑथराइज पार्टनर। जब हमने कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है या पार्क की जहाँ बात आई है, तो उन्होंने ये पेश रहे हैं। सबसे पहले इनिशिएटिव इन्होंने लिया जब हमने ऑफिस अपना ओपन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस जो है वो ओपन किया हमारे बिल्डिंग में। और इनकी अपनी 2 जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं। इसके अलावा इनकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट पार्कों के अंदर है। तो ये हमारा एक जो रिलेशनशिप है अपने, और हम समझते हैं कि पर्ल मार्केटिंग को तो पार्ट ऑफ पार्क ही समझते हैं। बिल्कुल ऐसे, तभी तो हम लोग पार्क सिटी के ऑफिस में बैठे हैं आज। ये अलीम खान साहब ने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि जो मेरे ख़ास हैं वो मेरे पास ही रहेंगे, उनको मैं दूर नहीं करूँगा अपने से। तो उस्मान भाई, अभी जो लास्ट टाइम 1.5 साल का जो एक पॉलिटिकल जो सिचुएशन चली है पूरे मुल्क में, हमारा जो मुल्क था वो बिल्कुल डाउनफॉल पे आ गया था। लोग तो कहते थे कि वो क्राइसिस का भी शिकार हो गया है। इस फेज़ में सोसाइटी ने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा? देखें, इतने मुश्किल टाइम के अंदर डांसिंग फाउंटेन्स को लेके आना, एक लेक को तैयार करना 100 कनाल की, और लोगों का फुटफॉल जनरेट करना एक बहुत टफ़ चीज़ है और ये कोई आसान काम नहीं है। तो इस टाइम में सोसाइटी ने कैसे अपने आप को सस्टेन कर लिया यहाँ पे? देखिए, मायूसी अगर कहें तो मायूसी तो बड़ी आसान होती है, लेकिन मायूस वक्त में अगर किसी को आप ये यकीन दहानी खुशी देते हैं तो बड़ी एक बात होती है। बात फिर वही विजन की आती है और आपकी जो एक्शन प्लान आता है उसके ऊपर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें काफ़ी स्टेबल थी और कमिटमेंट, देखिए कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। जिस तरह मैंने बताया कि खान साहब ने अपनी स्पीचेस में कहा है कि जो भी यहाँ इन्वेस्ट करता है मैं उसका कस्टोडियन हूँ, तो ऑब्वियसली हमने डिलीवर तो करना था, कोई चीज़ करनी थी। जहाँ सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर रही थी, हमने वहाँ डिलीवर किया। और मार्केट से आवाज़ें आनी शुरू हो गई इन रियल एस्टेट के, यार आपने बड़ा टफ टाइम दे दिया हमें। जो भी डेवलपर्स थे उन्होंने कहा, ये आपने डिलीवर करके बिल्कुल ऐसे बहुत टफ टाइम दे दिया हमें। तो लोग बल्कि अब उनसे डिमांड करते हैं कि यार वो इन हालात में डिलीवर कर सकते हैं तो आप तो हमारी एक जायज़ चीज़, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आई हैं उनको पार्क सिटी की तरफ से कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बाकी डेवलपर्स भी हमारे पास जो हाई राइज बनाने में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने काफ़ी अप्रोच किया हमें। तो ऑब्वियसली एक चीज़ जो हमने डिलीवर करनी थी, ऑब्वियसली जिसने अगर इन्वेस्ट किया हुआ उसने अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर क्या उठाया। अच्छा उस्मान भी, जो क्लाइंट के जो मेन क्वेश्चंस हैं अब हम लोग उनकी तरफ आते हैं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो फ़ाइल कैंसिलेशन है वो क्यों हो रही है? देखिए उमर, फ़ाइल कैंसिलेशन की जो रीज़न्स हैं वो यही हैं कि एक तो आप कोई कस्टमर जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करता, अपनी कंसिस्टेंटली 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, तो ऑब्वियसली सोसाइटी का राइट बनता है कि उसको कैंसिल करे। दूसरा देखिए, जब जैसे कस्टमर जो है हमसे प्लॉट लेता है तो उसके साथ हम एक पेमेंट प्लान उसको अटैच करके बिल्कुल और उस पर उन टर्म्स पे वो एग्री करता है कि यार ठीक है
कि 3 महीने बाद मैंने इस तरह से पैसे देने हैं, 2 महीने बाद इस तरह से पैसे देने हैं। और जिस लेवल की डेवलपमेंट और जिस तरह आप अभी भी साइड पे चले जाएं तो कोई ना कोई मशीनरी आपको नज़र आती है, आप रोज़ विटनेस करते हैं कि बिल्कुल ऐसे डेवलपमेंट के लिहाज से। तो ऑब्वियसली देखें हर चीज़ की कॉस्ट है। आज अगर हमने चीज़ एक 50 रुपये की बेची हुई है और 1.5 साल बाद जाके हो सकता है कि वो चीज़ हमें कॉस्ट कर रही हो 70 या 80 रुपये। तो जो क्लाइंट ये समझता है कि मैं डाउन पेमेंट दे के मैं साल 1.5 साल या मैं इंस्टॉलमेंट्स नहीं दूंगा और मैं फिर वही पर्क्स और वही चीज़ें एंजॉय करूं कि जो एट द स्पॉट उस दिन लेने वाला क्लाइंट जो चीज़ 1.5 करोड़ की ले रहा है उससे 1 साल पहले जिसने 75 लाख की ली हुई थी, बिल्कुल ऐसे तो ऑब्वियसली वो तो बराबर नहीं हो सकते ना। तो मैं समझता हूँ ये सोसाइटी का राइट है कि अगर वो या तो डेवलपमेंट ना कर रही हो और डिलीवर ना करिए तो फिर तो क्लाइंट जो है वो राइट के ऊपर है फाइल कैंसिल। लेकिन अगर डेवलपमेंट भी पैरेलल चल रही है और हर चीज़ चल रही है, हमने तो अपने एंड से डेवलपमेंट स्टॉप नहीं की, बिल्कुल ऐसे डेवलपमेंट सोसाइटी का राइट है फिर के उस चीज़ को कैंसिल कर। तो इसमें जो लोग रेगुलरली फेज में अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें तो क्या सोसाइटी उनको बेनिफिट भी दे रही है? फिर ऑब्वियसली दे रही है। देखें हमारे प्रोमोस चल रहे थे डिस्काउंट के हवाले से, लोगों ने काफ़ी प्रोमोस से फ़ायदा उठाया। 10% डिस्काउंट चल रहा था, अभी हमारा प्रोमो चल रहा है। फिर इसके अलावा जो जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट ओवरसीज़ में पूरी कर दी या अगर कोई पूरी कर रहा है तो उसको हम पोजेशन दे रहे हैं। और जो लेट पेमेंट सरचार्ज है उसकी क्या रीज़न है कि वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है, लोग उससे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं? देखिए लेट पेमेंट सरचार्ज भी उसी से रिलेटेड है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगर कोई शख्स हमें इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो ऑब्वियसली हमें उस पर लेट पेमेंट के ऊपर उसके सरचार्ज, क्योंकि देखिए एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर हमें आज 10 रुपये की आ रही है तो कल को वो हमें 20 रुपये की पड़ जाती है। ऐसे ही है। तो अगर रेगुलरली आप अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, देखिए हमारे काफ़ी प्रोमोज भी आपने देखा होगा चलते, तो लोग बेनिफिट उससे क्यों नहीं लेते? लोग उससे बेनिफिट लें। अगर किसी ने चीज़ 2.5 करोड़ की ली है तो बेनिफिट हमसे ले 2 करोड़ 20 तक पड़ जाएगी, उसको 2 करोड़ तक पड़ जाएगी। ऐसे ही है। एक तरफ अगर आप कहते हैं कि हमने एलपीएस लगाया तो दूसरी तरफ हमने उसको रिलैक्स भी तो किया, बिल्कुल डिस्काउंट देके। और ये वाहिद पार्को सिटी मेरे ख्याल से ऐसी सोसाइटी है जिसने डाउन पेमेंट के ऊपर पोजीशन भी लिया हुआ है। देखिए एक और दूसरी बात ये कि क्लाइंट जो है ना वो एक चीज़ देख रहा होता है, बैक एंड पे हमने डेवलपमेंट भी देखनी है, बैक एंड पे हमने लैंड बाइंग भी देखनी है, बैक एंड पे हमने उसको हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस उसको भी देखना है। तो हमारे साथ जो चल रहे होते हैं हमारे साथ मल्टीपल टास्क जो हैं वो चल रहे होते हैं। सही। तो हम किसी एक चीज़ पर ऑब्वियसली क्लाइंट है हमारे लिए बिल्कुल वो वैल्यू रखता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी को नुकसान जो है वो हमने नहीं होने दिया। और उस्मान भाई ओवरसीज़ के हवाले से कि ओवरसीज़ का क्योंकि बहुत टाइम से जो है ना क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं इसकी सेकंड बैलेटिंग का और इसके पोजीशन का, तो उस हवाले से भी हमारे व्यूवर्स को बता दें कि कब इसका पोजीशन आ रहा है और कब इसकी सेकंड बैलेटिंग। देखिए ओवरसीज़ जो हमारे जो प्लॉट्स जिनने 100% कम्प्लीट किया उनको पोजीशन इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में हम इंशाल्लाह दे देंगे। और सेकंड फेज़ जो है हमारा बैलेटिंग का कोई इवेंट हम एक अरेंज करवा रहे हैं, इंशाल्लाह उसको प्लान कर रहे हैं। बीच में रमज़ान आ गया, आपको पता है, हो सकता है रमज़ान के बाद हम वो सेकंड फेज़ में बैलेटिंग का कर लें। ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा जो पहला मेन काम था वो लेक था। लेक के बाद हमारी सारी कंसंट्रेशन ओवरसीज़ के ऊपर है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास एक लाइबिलिटी है जो जिसको हमने डिलीवर करना है। और ओवरसीज़ ब्लॉक की वाहिद मैंने मैप पे देखा था वो ब्लॉक है जो मेरे ख्याल से 3 से 4 ब्लॉक्स को कवर करता है, इतना बड़ा ओवरसीज़ ब्लॉक है, उसमें कोई शक नहीं है। आप बल्कि देखिए मार्केट में र्यूमर से जे ब्लॉक के वाले से बिल्कुल आपने देखे, आपने फेस भी किया, आपने बल्कि खुद बेचा था, आपने खुद भी फेस किया। आज कहाँ है? ऐसे ही डिलीवर करके हमने चीज़ दे दी। जो चीज़ जिसने अगर 39-50 की ली हुई थी, आज वही शख्स जो है वो जब देखता है कि मेरे प्लॉट की वैल्यू 78 है 75 जो भी रीज़न है, सही तो वो ऑब्वियसली खुश होता है। तो देखिए र्यूमर्स मार्केट में लोग फैलाते हैं और हमें लोगों ने यहाँ तक कहा कि जे ब्लॉक इनके पास लैंड ही नहीं है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लोगों ने की। लेकिन आज जे ब्लॉक आपके सामने डिलीवर हुआ है और 50 से ज़्यादा घर मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके लिए कोई पैकेज है इस तरह का? जो देखें सोसाइटी तभी सक्सेसफुल ज़्यादा होती है जब वहाँ पे लोग घर बनाने के लिए आते हैं, ज़्यादा आबादी हो जाती है, तो उनके लिए कुछ ऐसी सी चीज़ है कि मतलब लाइक पानी के सर्विसेज जो मेन सर्विसेज हैं, मेन जितनी भी हैं, वो पार्को सिटी उनका प्रोवाइड कर रहा है सारा? ये तो देखें एक बड़ी एक बेसिक चीज़ है ना, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पानी और बिजली दोनों अनइंटरप्टेड सोसाइटी की रिस्पांसिबिलिटी है। यूटिलिटीज़ आपको पहले दिन से ही देनी है। मेरा अपना घर बन रहा है एच ब्लॉक में, बिल्कुल, और ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो गया, तो मुझे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आई। ये बात नहीं है मुझे कि मैं एम्प्लॉय हूँ पार्क व्यू का, बाकी भी जितने घर बन रहे हैं वहाँ पे हाई राइज बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को कोई
हमारी सर्विसेज के हवाले से कोई मुश्किल पेश नहीं है। अच्छा उस्मान भाई, जो 8 कनाल के कमर्शियल्स पार्को सिटी ने भी लास्ट टाइम जो लॉन्च किए थे, बहुत से कस्टमर्स हमें ये कहते हैं कि हम लोग पार्को सिटी में क्यों वो 1.5 और 2 अरब का 8 कनाल का कमर्शियल हम इस्लामाबाद में क्यों ना ले लें, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए फिर मैं उमर यही कहूँगा कि यार ये कंपैरिजन ही बिल्कुल गलत है। लोग कंपैरिजन करेंगे इसको ब्लू एरिया से या नियर बाय जो भी आपकी सिटी की लोकेशन है। मैं समझता हूँ कि ये 200 से 300 गुना बेहतर है आपके ब्लू एरिया से। वो इस तरह से आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखें कितनी है। हमने ख़ुद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकाली है, हमने ख़ुद इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट मिला के जो कॉस्ट निकाली है, वो उसमें जो उसका ROI है, जो इन्वेस्टमेंट करके आप लेते हैं, वो उससे ब्लू एरिया से और उसके नियर बाय जितनी भी लोकेशंस हैं उससे कहीं ज़्यादा था। और दूसरा ये कि देखें इस तरह के सीनिक व्यूज़ आपको मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर मिलेंगे, इस लोकेशन में मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि जो CDA के बायलॉज के मुताबिक हमारा जो वहाँ पे FAR है 1:6, जो मैं समझता हूँ ग्राउंड प्लस 20 आपका चला जाता है। तो कोई भी बिल्डर है आ जाए मेरे साथ बैठ जाए और देख ले, कंपैरिजन कर लें उसका ब्लू एरिया के साथ कर लें और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ कर लें, उसकी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, तो मैं समझता हूँ अभी भी ये सस्ता है। अभी भी ये सस्ता है क्योंकि पार्को सिटी अब इस टाइम पे जो है ना वो इंटरनेशनल एक ब्रांड बन चुकी हुई है। और अच्छा उस्मान भी, ये एक वाहिद ऐसी सोसाइटी है जिन्होंने अपने सब ऑफिसेज बनाए हैं क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए, तो ताकि स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे आने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऑफिस कहाँ पे भी ऑपरेशन ऑफिस हमारा लंदन में ऑफिस है, गैंडसेल में, सही, जहाँ पे हमारी तमाम सर्विसेज जो आपको यहाँ पाकिस्तान में मिलती हैं वहाँ मिल रही हैं। फिर इसके अलावा हमारा दुबई में है ऑफिस शेख जायद रोड पे, और वहाँ भी वही सर्विसेज मिल रही हैं आपको, लोग उसके फ़ायदा ले रहे हैं। अभी हमने सऊदीया में ऑफिस अपना ओपन किया, इंशाल्लाह वहाँ भी सर्विसेज जो है हम स्टार्टअप कर देंगे। फिर कराची में हमारा ऑफिस है, कराची के अलावा पेशावर में हमारा ऑफिस है। तो ऑफिस मल्टीपल हमने एक्सपैंड किए हैं इसीलिए कि लोग फैसिलिटेट हों, इस ब्रांड से फ़ायदा उठा सकें। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को स्पेशल पाकिस्तान ट्रैवल करके ना आना पड़े, वरना लोग स्पेशल ट्रैवल करके भी आते हैं पाकिस्तान ट्रांसफ़र के प्रोसेस के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है मेरा ये आपसे कि आपको नहीं लगता कि पार्को सिटी अब बहुत महंगा हो चुका है? 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 40 लाख का। तो पार्को सिटी ने कुछ प्लान किया हुआ है कि वो कस्टमर्स जो इतने प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कोई प्लान भी रखा हुआ है पार्को सिटी ने? देखिए उमर, ये बात तो है कि अगर कोई पार्क में जाता है, अगर उसके पास पैसे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्लॉट वहाँ न रहे। 5 मरला अभी भी आपको उस वक्त भी लोगों को महंगा ही लगता था जब हम 50 लाख का बेचते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल। और आज आप 1.5 करोड़ का बेच रहे तब भी लोगों को महंगा ही लगता है जी। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो अच्छी प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ही होती है। जिस तरह का वहाँ पे जिस लेवल की डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पे, जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि अभी भी वो महंगा है। लेकिन देखिए हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर पाता ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं और वो पार्को का हिस्सा बनने से आ रहे हैं, उनके लिए कोई गुड न्यूज़ है तो? अब CDA जोन में आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी सोसाइटी जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ दे रही है? हम तो आपको 1 साल का प्लान भी दे रहे हैं और जगह वो और आपको प्लॉट वो दे रहे हैं जो मौके पे मौजूद है, और अब या मौजूद अगर नहीं है तो 6 से 7 महीने में आ जाएगा। ऐसे ही है। तो देखिए कुछ बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली, चीज़ एक्सपेंसिव उस लिहाज से तो मैं नहीं समझता हूँ यार, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं जो कि बैक एंड पे कस्टमर को नहीं। ज़रूरी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कुछ पार्को सिटी नया करने का प्लान कर रहा है उन लोगों के लिए जो कि इस पार्को सिटी को अफोर्डेबल नहीं समझ रहे अपने लिए। नेशनली और इंटरनेशनली जो है पार्को एक एज ए ब्रांड बहुत एक्सपैंड कर चुका होगा। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कोई भी प्रोडक्ट हम इस वक्त लॉन्च करेंगे तो हाथों हाथ बिकेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये बात से आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह पार्को सिटी जो उन कस्टमर्स के लिए भी अच्छे ऑप्शंस लेके आएगा जो कि इस पार्को सिटी को सिर्फ इस वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और जैसे उस्मान भी ने बताया कि एक्सपेंसिव नहीं है, CDA के हिसाब से बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं इसकी। उस्मान भी बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्पेशल टाइम निकाला पर्ल मार्केटिंग के लिए, और नेक तो बनना है आपके साथ के, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।